साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र जो है, मुल्क जो है, देश जो है, फिर धड़क उठा है, सुलग रहा है। दोस्तों इसकी क्या कहानी है, इस वीडियो में हम यही बताएंगे। दोस्तों ये तस्वीरें आप देखिए, काठमांडू जो राजधानी है, किस तरह प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर उतर आए हैं और जगह जगह आगजनी कर रहे हैं। सिर्फ यही मामला नहीं, कई शहरों से तस्वीरें काठमांडू पहुंच रही हैं और वहां के हाल जार बता रही हैं, रो रो कर बता रही है तस्वीरें दोस्तों कि अभी तो बदलाव आया, अभी चंद घंटे ही तो गुजरे हैं। नए नए जो रैपर हुआ करते थे कभी, उनके हाथों कमान सौंपी है वहां के युवाओं ने, और जो नया 15 ये मंत्रिमंडल बना है, कैबिनेट, उसमें भी सबसे अधिक संख्या युवाओं की 30 से 35 साल के सब युवा हैं। और हमारे देश में तभी आरक्षण भले लागू नहीं हुआ हो, लेकिन 35% से लेकर 36% तक महिलाओं की भागीदारी दी गई है। 15 मंत्रियों में से 5 संख्या जो महिलाओं की है दोस्तों। लेकिन युवाओं के हाथ में जब कमान मिलते ही ऐसा क्या हो गया कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। दरअसल कहानी यह है दोस्तों कि केपी शर्मा ओली, उनकी गिरफ्तारी हो गई। जो प्रधानमंत्री थे वहां के होम मिनिस्टर रमेश लेखक, वो अलग पार्टी से थे, कांग्रेस से थे, वहां की जो कांग्रेस पार्टी है उससे जुड़े हुए थे। और ये ओली साहब है जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है उससे जुड़े हुए। ये वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, उनके घर से ही उनकी गिरफ्तारी हुई। और जाहिर सी बात है गिरफ्तारी का होना, और क्यों गिरफ्तारी हुई, इसलिए हुई कि आपको सितंबर का जेनजी आंदोलन याद होगा। सड़कों पर युवा कूद पड़े थे और क्या का तमाशा किया था, कितने युवा मारे गए थे। 75-77 साल की ये है, तो वैसे 75-77 लोग मारे भी गए थे वहां। ओली साहब जो है, इनकी उम्र बताई जा रही है कि बुजुर्ग बार है। तो उन पर एक कमीशन गठित किया गया था, वहां की न्यायाधीश है कार्की, उनकी अगुवाई में गौरी कार्की, और उन्होंने ये कहा इन्हें दोषी पाया गया। और उसके बाद अगर सजा अगर घोषित हो गई तो 10 साल की सजा दोस्तों ओली साहब को हो सकती। तो इस मुद्दे पर हमने चाहा कि वहां काठमांडू के पत्रकार हैं आस्था केसी, उनसे बातचीत की जाए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि उनके शहर में जो केपी शर्मा ओली, उनके शहर में कैसा प्रदर्शन हुआ, कैसे सड़क पर लोग उतर आए, ये आप वीडियो क्लिप देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं और आस्था क्या कहती है, वहां की पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट है काठमांडू से। वो हालांकि कल ही वीडियो हमें मिल गया था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण हम मुझे वीडियो आपको हम बता नहीं सके थे दोस्तों, सुनवा नहीं सके थे। आज सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये क्लिप देखिए केपी शर्मा ओली के शहर में जो सड़क पर उतरे हैं लोग। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद तो आपने दोस्तों देखा कैसे धीरे धीरे अब सुलगने लगा है नेपाल। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। अब सुनिए कि आस्था केसी क्या बता दी, पूरी कहानी सिलसिलेवार उन्होंने बताई है कि क्या आज सिचुएशन है, क्या हालात है नेपाल के। और सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है तो उनका शहर केपी शर्मा ओली का, और उसके बाद काठमांडू, इसके अलावा भी और कई शहरों में प्रदर्शन हुए। नमस्कार, मैं हूँ आस्था केसी, नेपाल से बात कर रही हूँ। नेपाल में आज तक हुई मूलतः आज की जो घटनाक्रम है, उस राजनीतिक घटनाक्रम है, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। नेपाल में जो जनजी आंदोलन हुआ गत सितंबर 8 और 9 तारीख के दिन जो हुआ, ये जनजी आंदोलन ने बहुत पुरानी व्यवस्था, पुरानी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। और जनजी आंदोलन के मैंडेट के बल में एक नया निर्दलीय सरकार गठन हुई,
स्वतंत्र व्यक्तियों को लेकर वो सरकार बना था, जिसमें कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं था। सुशीला कार्की जो के नेतृत्व में जो सरकार बना, उस सरकार ने 6 महीने का मैंडेट देके 6 महीने का 6 महीना में 6 महीने में चुनाव बनाने के लिए उस मैंडेट दिया था जनजी आंदोलन ने उस सरकार को। नागरिक सरकार जो बनी थी, उसने 6 महीने के अंदर चुनाव बनाया, सफल किया, और जो जनजी आंदोलन के लीडर्स थे, युवा लीडर्स थे, उन्हीं लोगों को सरकार हस्तांतरण करके सुशीला कार्की जी के सरकार विदा हुए हैं। और अभी कल ही नई सरकार के तौर में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री में नियुक्त हुए, और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के ही सांसद माननीय श्री सुदन गुरुङ प्रधानमंत्री में नियुक्त हुए हैं, और 15 लोगों का सरकार बनाया है। और इस सरकार में 5 जो महिलाएं हैं, और इस सरकार की विशेषता ये है कि इस सरकार 40 ये जो भी मंत्री लोग बने हैं, 15 लोग, वो सब 40 के आसपास के हैं। सबसे ज्येष्ठ सदस्य जो है सोनिम वाग्ले, डॉक्टर सोनिम वाग्ले, वो अर्थमंत्री है, और बाकी लोग उनसे छोटे हैं उम्र में, और 30 साल तक का उम्र का मंत्री बने हुए हैं। और ये नया सरकार बालेंद्र शाह की जो सरकार है, इसमें 5 महिलाएं मंत्री बनी हुई है, और ये है नेपाल में इसने आज तक की सरकार की ब्रेक की है कि 33% महिला सहभागिता हुए है उस सरकार में। अभी तक कोई भी सरकार ने इस तरह से 33% महिला सहभागिता नहीं बनाई थी, तो ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे के सारे लोग समानुपातिक समावेशी से आते हैं। ये यहाँ के गरीब, दलित, जनजाति और पिछड़िएका वर्ग से प्रतिनिधित्व करते हैं। महिला, बाल बालिका एवं ज्येष्ठ नागरिक मंत्री सीता बादी जो है, वो बादी समुदाय से आती है। बादी समुदाय जो बहुत पीछे पारे हुए हैं, जो पॉलिटिक्स से या राजनीति के मूलधार से या सोसाइटी की मूलधार से बहुत पीछे छोड़ा हुआ वो संप्रदाय है। बादी संप्रदाय एक दलित संप्रदाय है, दमित संप्रदाय है, तो उन संप्रदाय से वो प्रतिनिधित्व करती है। वो अभी 30 साल की है, 30 साल की है, और अभी उन्होंने उस समुदाय की वो पहली सांसद बनी है, और अभी वो इस बालेन सरकार की महिला मंत्रालय संभाल रही है। और ये बहुत सारे रिकॉर्ड बनाते हुए बालेन सरकार ने जो किया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के शपथ किए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, और उन्होंने जो जनजी आंदोलन के सिलसिले में उसकी घटनाक्रम की जांच-बूझ करने के लिए एक गौरी बहादुर कार्की की नेतृत्व में एक जांच-बूझ छानबीन आयोग बनी थी। उस छानबीन आयोग ने जो प्रतिवेदन सरकार को हस्तांतरण किया था, वही प्रतिवेदन के बल में बालेन सरकार और बालेन सरकार की जो गृह मंत्री है सुदन गुरुङ, उन्होंने तत्कालीन इससे आगे का जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, जो नेपाल की एक प्रमुख पार्टी की अध्यक्ष भी है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, जिसको छोटकरी में नेकपा एमाले बोलते हैं, उनके अध्यक्ष जो केपी शर्मा ओली है, उनको गिरफ्तार किया है। और
जो उस वक्त की सरकार के गृह मंत्री थे, नेपाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रमेश लेखक, उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है और भी कुछ नेता लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है और जेल में अभी रखा है। और यहाँ एक थारी लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जेनजी आंदोलन में जो भी लोग शहीद हुए थे, 76 लोग शहीद हुए थे, 76 लोग शहीद हुए थे, वो लोगों की लिए न्याय की शुरुआत हुई है। क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देशन में सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाया था और बच्चों को, जो आंदोलन में आए थे, उन बच्चों पे गोली चलाया था। तो एक थारी लोग ये है कि बहुत खुश हो रहे हैं कि वो लोग बता रहे हैं कि न्याय की शुरुआत हुई है, कुछ अच्छा हो रहा है। वो लोग की मान्यता है कि भ्रष्टाचारी भी है ये जो गिरफ्तार हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री, ये बहुत सारे जो पुराने पार्टियों के लोग हैं वो भ्रष्टाचारी भी है। सो उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो यहाँ से न्याय की शुरुआत होगी, ये कुछ लोगों का मानना है। और कुछ लोग का मानना है कि ये बहुत जल्दी हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। बालेन्द्र शाह को लोगों ने जो बहुमत दिलाया है अभी, इस बहुमत की सरकार में 2/3 बहुमत की सरकार को लोगों ने इसलिए जिता के सरकार में भेजा है कि ये लोग युवा है और ये लोग विकास कर सकते हैं, नेपाल की विकास कर सकते हैं। यहाँ नेपाल में राजनीतिक प्रतिशोध का शासन नहीं चाहिए। नेपाल में राजनीतिक प्रतिशोध नहीं होनी चाहिए। बहुत सूझबूझपूर्ण तरीके से सत्ता को संभालना चाहिए, सत्ता की बागडोर को आगे ले जाना चाहिए और युवाओं ने देश को विकास की एक नमूना की तरह, विकास की नमूना की तरह उन लोगों ने एक उदाहरणीय कार्य करना चाहिए। और यहाँ जो बेरोजगारी है और हत्या हिंसा है, बेरोजगार है, भेदभाव है, उद्योग धंधा कल कारखाना नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा में सहूलियत नहीं है, माफियाकरण हो चुका है, तो उनकी समाधान के लिए बालेन्द्र सरकार को चुन के भेजा है जनताओं ने। इसलिए नहीं कि वृद्ध नेताओं को जो बहुत लंबी एक राजनीतिक यात्रा पार करके आए हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देने से कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो उन लोगों को सम्मान करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। प्रतिशोध की राजनीति ने कहीं नहीं ले जा रहा है। प्रतिशोध की राजनीति ने देश को आग लगाएगा, देश में अफरा तफरी मच जाएगी, आंदोलन की वातावरण हो जाएगी। क्योंकि जो नेकपा एमाले की पार्टी है, उन्होंने आज ही सड़क में आंदोलन किया है, उन्होंने मशाल जुलूस किए हैं, वो बहुत सारी विरोध जुलूस कर रहे हैं। सो यहाँ पे फिर से आग लग रही है, फिर से आग जल रही है। तो जब तक उनके अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बाइज्जत रिहा नहीं करेंगे, तब तक ये लोग थमने वाला नहीं है और ये बढ़ता जा रहा है। और इसमें नेपाली कांग्रेस जैसे एक बड़ी पार्टी और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जैसे प्रचण्ड की नेतृत्व की पार्टी जो है, और नेपाली कांग्रेस जो गगन थापा की नेतृत्व की पार्टी है, ये दोनों पार्टियों ने भी ऑब्जेक्शन किया है। और बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि इस तरह की सत्ता नहीं चलानी चाहिए, इस तरह जल्दबाजी नहीं करना चाहिए सरकार को, और सूझबूझपूर्ण तरीके से कानून को आगे बढ़ाना चाहिए, सत्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से किसी को गिरफ्तारी करने से, जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। ये एक दूसरी पक्ष की लोगों की बात है। तो नेपाल में जेनजी आंदोलन का मैंडेट ये है कि जो यहाँ की बेरोजगारी है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य में जिस तरह से माफियाकरण हुई है, ये सारी चीज़ों को इसको अंत हो जाए,
यहाँ रोजगारी की वातावरण किया जाए, उद्योग धंधा खुला जाए, उत्पादन की गारंटी किया जाए, किसानों की मांग पूरी की जाए। ये बहुत सारी चीज़ है जो यहाँ की जनता चाहती है और ये बालेंद्र सरकार से अपेक्षा कर रही है। और ये जो जल्दबाजी में बालेंद्र सरकार ने किया है, जो सितंबर 8 तारीख में जो हुआ, जो दमन हुआ, जो जनजी आंदोलन की आंदोलनकारियों पे जो आंदोलन जो चाहिँ उसमें जो गोली दागी गई और उसमें जो सरकार का रवैया था, हाँ वो गलत था, लेकिन उसके बाद सितंबर 9 तारीख में जो हुआ, नेपाल में बहुत सारी प्रॉपर्टी राख हो गए, अरबों अरब की क्षति हो गई। यहाँ पे जो सरकारी संपत्ति था, जो सिंह दरबार था वो जल गया, जो न्यायालय था वो जल गया, जो संसद भवन था वो जल गया, उसमें भी आग लगा दिए आंदोलनकारियों ने, आक्रोशित भीड़ ने। और जो यहाँ के जाने माने व्यापारियाँ थी, जो यहाँ के भाटबटेनी एक व्यापारिक केंद्र है, मुख्य व्यापारिक केंद्र, लाखों लोग इसमें रोजगार करते हैं, हजारों लोग रोजगार करते हैं, रोजगार हैं युवा। सो उनकी भाटबटेनी की बहुत सारी स्टोर भी जला दी गई और एक होटल हिल्टन को भी जला दिया गया और बहुत सारे राजनीतिक दल का नेताओं का घर जला दिया गया, व्यक्तिगत संपत्ति को तो तोड़ मरोड़ कर दिया। तो उसका क्या, उसको भी तो जवाब देना चाहिए। जो उस आंदोलन में सहभागी थे प्रमुख लोग, उनको भी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होना चाहिए, उनको भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए और जो सुरक्षा कर्मी है उनको भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और उस दिन क्या हुआ था कि एक सुरक्षा कर्मी को आक्रोशित भीड़ ने कुट कुट के मार के, लात गुस्सा मार के, पत्थर फेंक के सड़क में उनको मार दिया था। और उस दिन जो नेपाल के सुरक्षाकर्मी है, जो नेपाल के पुलिस है, प्रहरी है, प्रहरी बीट को भी आग लगा दिए गए थे और बहुत सारे प्रहरियों को की हथियार कब्जे में ली गई थी। आंदोलनकारियों ने जो पुलिसकर्मियों है, सुरक्षाकर्मियाँ हैं, उनको नदी में दौड़ा दौड़ा के मतलब मारपीट किया था। तो उस चीज़ की भी उस चीज़ में जो लोग सहभागी थे उनको भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे ही तो छानबीन कर लेनी चाहिए। तो ये जब ये होगा, जब सितंबर 8 तारीख की और 9 तारीख की दोनों दिन की छानबीन हो जाएगी निष्पक्ष तरीके से और दोनों की ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, तब ये जनजी आंदोलन के बारे में या संपूर्ण लोगों ने न्याय पाएंगे। लेकिन नहीं तो ये जो तत्कालीन सरकार के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, इन लोगों को गिरफ्तार करने से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ की जो जनता के बीच में आफरा ताफरी मचा हुई है। अभी यहाँ के जो सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले की कार्यकर्ता हैं, ये भीड़ रही है अभी, तो ये रुकने वाला नहीं है। तो ये बालेंद्र सरकार ने जो किया है, अविलंब इसको सच्याउनको लागि र इसको सुधारने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ की स्थिति यही है, बने रहिए। मैं कल फिर क्या होगा मैं इसको भी रिपोर्टिंग कर लूँगी। तो साथियों, आपने आस्था को सुना, बहुत ही तफसील से, बहुत ही विस्तार से सितंबर के जनजी आंदोलन से लेकर आज तक जो स्थिति है उसकी तस्वीर उन्होंने सार्थक ढंग से खींचने की कोशिश की और सब कुछ तार करके रख दिया है। ये सवाल भी उठाया है कि अपने नेपाल में या कहीं भी प्रतिशोध की राजनीति नहीं चल सकती, शांति की राजनीति होनी चाहिए, सकारात्मक सियासत होनी चाहिए। चलिए साथियों, दुनियादारी के तहत ये हम आपसे शेयर कर रहे थे। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और हम भारतीय लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम,
सारी दुनिया एक परिवार जैसी। तो हमारा पड़ोसी अगर सुखी ना हो, दुखी हो, तो हम खुश भला कैसे रह सकते हैं। तो हमारा दायित्व बन जाता है, हमें लगा कि नहीं, ये चीजें आपसे शेयर करनी चाहिए। अगर आप नेपाल से देख रहे हैं तो आप पहली बार आए हमारे चैनल पर, तो अवश्य इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फेसबुक पर भी हमारा पेज है, उसे भी फॉलो करें। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट हमेशा की तरह और व्यूअर्स, हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।